जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फिजिक्स ठिकाना पे। मैं मोहित आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं बेसिक मैथ्स का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ों को कवर किया था, काफ़ी सारे स्ट्रक्चर, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड किया था, जिसके अंदर सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला जैसी कई सारी चीज़ों को हमने इंक्लूड किया है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी इंक्लूड किया है। और हमने कई सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ा है जो क्लास 11th और 12th में यूज आने वाले हैं। इस सेकंड वीडियो के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए फटाफट से देखते हैं। हम बात करेंगे स्पेशल ट्राइंगल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री, रेडियन कन्वर्जन, स्लोप, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं स्पेशल ट्राइंगल से। बच्चों, स्पेशल ट्राइंगल किसे कहा जाता है? देखो, आप सभी लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हम किसी एंगल का साइन, कॉस या टेन निकालते हैं तो उसके लिए आपने एक शॉर्टकट जरूर पढ़ा होगा, PBP अपॉन HHB। शायद आप लोगों ने अलग अलग नाम से इसे याद किया होगा, शायद किसी ने आपको बताया होगा, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। याद करने का तरीका है बच्चों, देखो अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास एक स्पेशल ट्राइंगल है जिसके अंदर तीन साइड्स के कुछ मैग्नीट्यूड अलॉटेड हैं, जैसे 3, 4 और 5। देखो ये तीनों नंबर बड़े स्पेशल है, 3, 4 और 5। क्यों? क्योंकि 3, 4, 5 ये तीनों साइड्स मिल करके एक राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बड़ी वाली साइड कौन सी? 5 ही रहने वाली है, यानी हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 रहेगी और ये दोनों साइड्स एक्सचेंज हो सकती हैं। ओके, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि 3 छोटी साइड है और छोटी साइड के सामने वाला एंगल 37 डिग्री के बराबर रहने वाला है इस स्पेशल ट्राइंगल के अंदर। और 4 एक बड़ी साइड है, तो बड़ी साइड के सामने वाला जो एंगल है इसे हम θ1 और इसे θ2 का नाम देते हैं। तो जो बड़ा एंगल रहेगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 53 डिग्री। इसलिए हम इसे स्पेशल ट्राइंगल कहते हैं। अच्छा, तो यहां से हम क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेटा निकाल करके रख सकते हैं? देखिए, साइन 37 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, कॉस 37 की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, डिवाइड करके tan 37 भी आ जाएगा। ऐसे ही साइन 53 डिग्री भी आप निकाल सकते हैं एंड कॉस 53 डिग्री भी आप यहां से निकाल सकते हो। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम कौन से एंगल का साइन निकाल रहे हैं? 37। तो आइए ट्राइंगल में 37 कहां था? देखो मैं यहां पर अलॉट कर देता हूं, एंगल्स को मेंशन कर देते हैं। दिस इज 37 डिग्री और ये वाला एंगल कितना है? 53 डिग्री लिख देते हैं। साइन 37 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 37 डिग्री वाले एंगल का परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। इस एंगल का परपेंडिकुलर होता है सामने वाली साइड, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा। ऐसे ही अगर आप cos 37 की बात करते हैं तो 37 डिग्री वाले एंगल के लिए बेस कौन सा हो जाएगा? एंगल के साथ वाली साइड बेस होती है। ध्यान रखिए, अभी इन चीजों का नहीं पता था, कोई बात नहीं, आज से हमें यह चीज पता रहेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम साइन 53 की बात करते हैं तो 53 ये वाला एंगल है। साइन के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर 53 डिग्री वाले के लिए कौन सा होगा? सामने वाली साइड, यानी इसके सामने वाली साइड 4। और बच्चों, हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 के ही बराबर रहेगा, क्योंकि ट्राइंगल में साइड इनमें से कोई सी भी परपेंडिकुलर या बेस की तरह ट्रीट कर सकती है, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा 5 ही रहेगा।
ओके, cos 53 की अगर हम बात करें तो cos के लिए बेस कौन सा हो जाएगा, इसके साथ वाली साइड। ये इसके साथ वाली साइड नहीं कहलाई जा सकती क्योंकि ये हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, सबसे बड़ी साइड। तो cos 53 दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आई थिंक ये डेटा आपको याद हो जाना चाहिए, हो चुका होगा। ओके, यहीं पर मैं आपको थोड़ा और अपडेट कर देता हूं एक शॉर्ट ट्रिक। जैसे ये एक ट्राइंगल है, 3 4 5 इसकी तीनों साइड्स हैं। अगर मैं तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूं, या मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं, या मल्टीप्लाई बाय 4 कर देता हूं, या मल्टीप्लाई बाय 10 कर देता हूं, तो तीनों साइड्स 10 गुना हो जाएंगी और एंगल वही के वही रहने वाले हैं। देखते हैं एक एग्जांपल, कोई भी नंबर बोलो, 3, ठीक है। तो लेट से हमने तीनों साइड्स को 3 गुना कर दिया, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। यानी अगर आपको ये स्पेशल ट्राइंगल का डेटा याद है तो आप साइड्स, तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई बाय सेम नंबर कर सकते हो और ये एंगल चेंज नहीं होंगे। दिस विल बी 37 एंड दिस विल बी 53 डिग्री। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। सो लिख लो इस चीज को, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं अगले टॉपिक से। अगला टॉपिक हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या चीज होता है? अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x, t, p, q, r, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, उसकी मैक्सिमम पावर कितनी रहने वाली है? 2 के बराबर। ऐसी इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक कोई भी इक्वेशन ले लेता हूं, सपोज 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखो, इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू होना जरूरी है। अब मेरे पास ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे सॉल्व कैसे करते हैं? 10th क्लास में हमने 2 तरीके सीखे हुए हैं। हम दोनों तरीके वापस से देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको x की 2 वैल्यूज मिलेगी। हो सकता है दोनों पॉजिटिव हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है दोनों वैल्यूज बराबर हो। तो देखते हैं किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले आते हैं हम मेथड नंबर 1 पे। मेथड नंबर 1 होता है मिड टर्म स्प्लिटिंग। ओके, मिड टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है? आपको बीच वाला जो टर्म होता है दैट इज 7x, इसे आपको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसे हम एक जनरलाइज फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 3 a के बराबर है, -7 b के बराबर है और 4 c के बराबर है। मिड टर्म स्प्लिटिंग के अंदर सबसे स्टेप नंबर 1 होती है कि आपको a मल्टीप्लाई बाय c करके लिखना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 12 लिख देते हैं। स्टेप नंबर 2 होता है आपको इसे 12 के फैक्टर करने होते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको फैक्टर्स करने हैं। 12 के जब आप फैक्टर करेंगे तो कोइंसिडेंटली 3 4 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, कुछ इस तरीके से फैक्टर्स हमारे बनने वाले हैं। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 12, राइट? दिस इज अवर a मल्टीप्लाइड बाय c। अब अगली स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना होता है? स्टेप नंबर 3 में इस 12 के जो फैक्टर्स है ना, इन फैक्टर्स को आपको 2 पेयर्स में बनाना है।
कुछ इस तरीके से पेयर बनाना है कि उनका सम या डिफरेंस बीच वाले टर्म के बराबर हो जाए, -7 के बराबर हो जाए। अब देखना, मैं एक एग्जांपल सॉल्व करके आपको बताता हूं, आपको उसके बाद में समझ में आ जाएगा। यहां पर देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मिलकर के 12 बनता है। मैंने क्या किया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 का एक पेयर बना दिया और बचा कुचा 3 का मैंने दूसरा पेयर बना दिया। यानी ये कितना हो गया बच्चों, 4, और ये कितना हो गया 3। क्या 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 12 के बराबर है? बिल्कुल हाँ। और 4 प्लस 3 करेंगे तो क्या 7 के बराबर हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। यानी हमें इन्हीं दो नंबर को यूज करके बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। -7 को आप कैसे स्प्लिट करोगे? -3 -4, इस तरीके से आप बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। तो स्टेप नंबर लास्ट, दैट इज स्टेप नंबर 4, आप क्या लिखेंगे? 3x स्क्वायर -4x -3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बड़ा आसान काम बाकी है। इन दोनों में आप कुछ कॉमन निकाल दो। क्या निकाल सकते हो? x के अलावा और कुछ कॉमन नहीं निकलेगा। अंदर क्या बचेगा? 3x -4। इन दोनों में आप कुछ ऐसा कॉमन निकालो कि ये ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म यहां पर भी कॉमन आ जाए, और वो गारंटी आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर आप -1 को कॉमन ले लेते हैं तो 3x -4 आपका कॉमन बच जाता है। करेक्ट। अब देखो, इन दोनों टर्म्स में ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई। इन दोनों में आप 3x -4 कॉमन निकालेंगे तो यहां से x बचेगा और यहां से 1 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब एक बात बताइए, अगर कोई दो टर्म मल्टीप्लाई होकर के 0 होते हैं, इसका मतलब क्या है? या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है। यानी 3x -4 भी 0 हो सकता है या फिर x -1 भी 0 हो सकता है। तो यहां से x की वैल्यू आती है 4/3 और यहां से x की वैल्यू आती है 1। स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि x के दो आंसर्स आएंगे। देखो, एक आंसर आ गया 4/3 और एक आंसर आ गया हमारा 1। क्या यह तरीका समझ में आया बच्चों? ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लो। मैं मेथड नंबर 2 पे मूव ऑन करता हूं। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, हम मूव करते हैं मेथड नंबर 2। और मेथड नंबर 2 आप सभी लोगों को पता है, हमारे एक इंडियन साइंटिस्ट हैं धराचार्य, श्री धराचार्य सर, उनके द्वारा एक फॉर्मूला बनाया गया है और उस फॉर्मूले में आपको कुछ सोचना नहीं होता, आप सीधा वैल्यू प्लेस करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप शायद कई लोग डी मेथड से जानते हैं। सो नेक्स्ट इज श्री धराचार्य मेथड। ओके, सो अगर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ax² + bx + c वाली फॉर्मेट में लिख दिया है तो आप a, b और c के हेल्प से सीधा x कुछ ऐसे निकालेंगे। दिस इज धराचार्य मेथड। b² -4ac/2a फॉर्मूला याद रखना है, और कुछ भी नहीं आएगा तो भी आप x निकाल सकते हो। कुछ नहीं करना है इसमें, आप सीधी वैल्यू प्लेस करो। a कितना है? 3 के बराबर। b कितना है? -7 के बराबर। c कितना है? 4 के बराबर। प्लेस करो आंसर। सो आपका इस मेथड से हमेशा आंसर आएगा। हो सकता है कई बार आप मिड टर्म स्प्लिटिंग में पेयर्स ना बना सको, बट यहां से आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। सो -b कितना है? b खुद में -7 है, तो यहां पर आप लोग गलती ना करें, ये माइनस फॉर्मूले का है। b की वैल्यू खुद में कितनी है? -7 ±
बी स्क्वायर यानी -7 का होल स्क्वायर -4, मल्टीप्लाई को हम पॉइंट लगा सकते हैं या डॉट लगा सकते हैं नीचे की साइड, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है 3, मल्टीप्लाइड बाय सी कितना है 4, ओके, अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय ए कितना है 3। सॉल्व करो, माइनस माइनस कैंसल आउट, प्लस प्लस माइनस रूट 7 7 जा 49 माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48, ओके, अपॉन 3 2 जा 6। सो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस माइनस रूट 1 के बराबर हो जाएगा अपॉन 6, यानी दो आंसर्स कौन कौन से होंगे, एक हो जाएगा 7 प्लस 1 बाय 6, एक हो जाएगा 7 माइनस 1 बाय 6। तो इसे सॉल्व करोगे तो 8 बाय 6 दैट इज 4 बाय 3, यही आंसर था। सेकंड इज 6 बाय 6 दैट इज इक्वल टू 1, क्या यही वो आंसर थे जो मेथड नंबर 1 से आए हैं? तो आप लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, नोट डाउन कर लो इसे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको एज अ होमवर्क दे देता हूँ, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे या मैं आपको आंसर्स बता दूंगा, ठीक है। सो डिस्कशन विल बी इन द नेक्स्ट क्लास। कुछ एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 8x स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन 3 सवालों को आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करिए। बाकी बेसिक मैथ में बच्चों मैं आपको कोई हाई फाई सवाल नहीं दूंगा, क्योंकि बेसिक मैथ 11th क्लास का कोई पार्ट नहीं है, ये हमारे सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम जब 11th क्लास वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे तब अच्छे अच्छे सवाल आना स्टार्ट होंगे। यहाँ पर कोई सवाल जवाब की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सीख रहे हैं हम बेसिक मैथ, ओके। नेक्स्ट पार्ट हमारा बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू रेडियन एंड वाइस वर्सा। रेडियन को हमें फिर से डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ ये चीज़ थोड़ी नई है आप लोगों के लिए। आपने डिग्री वर्ड तो सुना हुआ है, डिग्री क्या होता है, 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। एंगल को मेजर करने का एक सिस्टम है जिसे हम डिग्री सिस्टम बोलते हैं, एंगल्स को डिग्री में लिखा जाता है। अब हो सकता है कि ये वाला तरीका किसी एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया, साइमल्टेनियसली दूसरे साइंटिस्ट ने किसी और कंट्री में कोई दूसरा मेथड डेवलप किया, उसने अपने एंगल को मेजर करने के लिए डिग्री सिस्टम यूज नहीं किया, उसके दिमाग में नहीं आया डिग्री सिस्टम, उसके दिमाग में कुछ और आया। तो ये वही चीज है, ये दूसरा सिस्टम है जिसके अंदर हम सेम एंगल्स को मेजर करते हैं। सो बेसिकली ये एक दूसरा तरीका है टू मेजर एंगल। दिस इज सेकंड तरीका, दिस इज अनदर मेथड। अब इसके अंदर क्या होता है जरा देखते हैं। तो इस रेडियन सिस्टम के अंदर हम कोई भी एक रिलेशन को याद रख लेते हैं। जैसे 90 डिग्री एंगल को हम बोलते हैं π/2 रेडियन के लिए शॉर्टकट क्या होता है RAD, सिंबल क्या होता है RAD। जैसे मीटर के लिए M होता है, सेकंड के लिए S होता है, रेडियन के लिए RAD यूज किया जाता है। या तो आप ये याद रख लो, या फिर 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन के बराबर होगा। इनमें से कोई भी एक रिलेशन याद कर लो, उसके बाद मैं आगे की चीज आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब यहां पर सबसे पहली चीज, पाई क्या चीज होता है?
पाई आपको अभी तक पता है 22/7 को पाई बोलते हैं, या थोड़ा पॉइंट्स में बताना है तो 3.14 बोल देते हो। ये वही पाई है, ये वही पाई है। 11th क्लास में बच्चे कई बार क्या गलती करते हैं, पाई को ही 180 लिख देते हैं। बेटा पाई और 180 दो अलग अलग चीजें हैं। पाई 180 के समान है, समान यानी कि इक्विवेलेंट है इंग्लिश में, ठीक है। इसके बराबर नहीं बोल सकते। पाई की वैल्यू तो 3.14 होती है, एग्जैक्टली 22/7 होती है, 180 थोड़ी होता है, ठीक है। तो ये एक अलग सिस्टम है जिसके अंदर 22/7 पाई को बोलते हैं, और पाई/2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर इक्विवेलेंट है, या पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्विवेलेंट है, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है। ओके, तो इनमें से कोई भी एक रिलेशन आप याद रख लो। अगर आपको कोई भी एक रिलेशन याद हो जाता है तो आप किसी भी एंगल को रेडियन के अंदर आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे सर, एग्जांपल बताइए। जैसे मुझे कन्वर्ट करना है 60 डिग्री को रेडियन में कितना लिखा जाता है, तो मुझे कोई एक रिलेशन याद होना चाहिए। आपको जो पसंद है आप वो रिलेशन याद रखो। जैसे मुझे पसंद है 180 डिग्री को हम पाई रेडियन लिखते हैं। मैंने रेडियन के नीचे रेडियन लिखा है और लेफ्ट साइड पे डिग्री के नीचे डिग्री लिखा है, ठीक है। अब 3 वैल्यूज मुझे पता है, एक वैल्यू मुझे नहीं पता है। यूनिटरी मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। एक चॉकलेट 5 रुपए की है, 2 चॉकलेट 10 रुपए की है, 3 चॉकलेट 15 रुपए की। कैसे निकालते हो? यूनिटरी मेथड। आओ सीखते हैं यूनिटरी मेथड क्या होता है। जो एम्प्टी स्पेस है, जो चीज़ आपको निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क बना दो। ये चीज़ कैसे निकालते हैं? देखो, आजू और बाजू वाले को मल्टीप्लाई करो और कोने वाले को कर दो डिवाइड। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आजू और बाजू वाले को करो मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय तिरछा वाला। So 6 3 18 दैट इज इक्वल टू पाई/3 रेडियन हमारा आंसर आ गया। 60 डिग्री को हम पाई/3 रेडियन कहते हैं। ऐसे ही अगला एग्जांपल, सर 30 डिग्री को क्या बोल सकते हो? देखो 180 डिग्री किसके बराबर था? पाई रेडियन के बराबर। तो 30 डिग्री के लिए हम लिखेंगे 30 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री। So this is equal to 3 6 18 that is pi/6 रेडियन। ओके, वैसे ही एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सर 120 डिग्री को क्या बोलते हैं? तो वही 180। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 90 वाला रिलेशन याद रखते हैं। हो सकता है किसी को 90 वाला रिलेशन ज़्यादा सही लगे। तो 90 डिग्री को हम लिखते हैं पाई/2 ब्रैकेट लगा करके रेडियन। सो 120 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? यूनिटरी मेथड 120 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2 डिवाइडेड बाय 90। सो 0 से 0 गया, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। सो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय पाई/2 दैट इज 2 पाई/3 रेडियन के बराबर, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। वैसे ही एक लास्ट 270 डिग्री को और क्या बोलते हैं, ये भी हम देख लेते हैं, ताकि हम 0 90 180 और 270 सभी की वैल्यू को रट सकें, याद रख सकें इन फ्यूचर के लिए, बार बार निकालना ना पड़े। सो 270 के लिए देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो 270 डिग्री इज इक्वल टू 270 इंटू पाई अपॉन 180। सो 9 2 18, 9 3 27। सो 3 पाई/2 रेडियन के बराबर आ जाती है 270 की वैल्यू। मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि रेडियन एक और सिस्टम है जिसके अंदर हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। अब आप लोगों ने अगर 11th क्लास की किताबें खोल करके देखी होगी तो वहाँ पर एंगल आपको डिग्रीज में ना दे करके रेडियन में ही दिया जाता है।
और 11th 12th क्लास के अंदर आपको ज़्यादातर रेडियन में ही एंगल्स मिलने वाले हैं, तो आपको ये परफेक्टली आना चाहिए। नोट डाउन करिए फटाफट से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो शॉर्टकट लिख देते हैं हम बच्चों, शॉर्टकट जरूरी है। तो यहां पर देखिए, किसी भी एग्जाम्पल को अगर आपको रेडियन में वैल्यू बतानी है, रेडियन में वैल्यू बतानी है, तो आप क्या कर सकते हैं, एंगल जिसे कन्वर्ट करना है दैट इज थीटा डिग्री मल्टीप्लाइड बाय या तो पाई अपॉन 180 डिग्री कर दो या पाई बाय 2 अपॉन 90 कर दो। सो ये एक शॉर्टकट हो गया। जिस भी डिग्री वाले वैल्यू को आपको कन्वर्ट करना है रेडियन में, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, नाउ रिवर्स, अगर आपको रेडियन में डेटा दे रखा है और आपको लगता है कि मुझे डिग्रीज में ज़्यादा क्लियरली चीज़ें समझ में आती हैं, तो आप क्या करोगे, उसे कन्वर्ट करके रखोगे। तो आपको अगर कोई भी रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन करना है, तब क्या करें, जो हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं इन्हीं में से कोई एक एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 270 डिग्री। तो 270 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 3 पाई बाय 2। रिवर्स अगर हमें पता करना है, मान लो आपको दे रखा है कि 3 पाई बाय 2 कितना 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 डिग्री होता है। क्या करें इसके लिए, वही रिलेशन जो हमने याद किया था फिर से यूज करो। देखो यहां पर क्या लिखा है, रेडियन, तो रेडियन के ऊपर लिखिए रेडियन, यानी पाई रेडियन को हम बोलते हैं 180 डिग्री। सो 3 पाई बाय 2 रेडियन को कितना डिग्री बोलें, फिर से वही तरीका, आजू बाजू मल्टीप्लाई, 3 पाई बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, कितना बचा, सो 270 डिग्री। यहाँ से ही हम शॉर्टकट निकाल देते हैं। शॉर्टकट क्या था, आपको जो रेडियन में दे रखा है उसे मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय पाई कर दो, दैट विल बी योर आंसर इन डिग्री। सो दिस विल बी दी रिवर्स शॉर्टकट फॉर्मूला। लिख लो इसे भी। ठीक है, आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ, स्मॉलर यूनिट इन डिग्री सिस्टम। अभी हमने रेडियन एक नए सिस्टम की बात करी है और इससे पहले हमें डिग्री सिस्टम के बारे में पहले से पता है। अब डिग्री सिस्टम के अंदर भी और सब यूनिट्स होती हैं जिसे हम बोलते हैं मिनट और सेकंड। अब देखिए मिनट और सेकंड ये जो यूनिट हैं स्मॉलर यूनिट हैं। जैसे मीटर की स्मॉलर यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, है ना, ये सारी स्मॉलर यूनिट्स हो गई हैं। वैसे ही हमारे पास डिग्री से भी छोटी यूनिट्स होती हैं डिग्री सिस्टम के अंदर ही, जिसे हम बोलते हैं मिनट एंड सेकेंड। रिलेशन देखते हैं। अगर मान लो हमारे पास 1 डिग्री एक एंगल है, आपको दिखाने के लिए मैंने ये एंगल बहुत बड़ा बनाया है, बट आप लोग जानते हैं 1 डिग्री काफ़ी छोटा एंगल होता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया गया है। अगर इस 1 डिग्री एंगल को मैं 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, कितने पार्ट्स में, 60 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, बहुत छोटा छोटा एंगल में अगर मैं इसे काट दूं ताकि टोटल 60 पार्ट्स में बना सकूं, तो उनमें से एक पार्ट का जो एंगल होगा उसे हम बोलते हैं 1 मिनट। और डिनोट करने का तरीका है 1 के ऊपर सिंगल डैश, 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि 1 डिग्री का भी 60वां हिस्सा, 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री, दैट इज इक्वल टू
1 मिनट। तो 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 दैट इज इक्वल टू 1 मिनट। यानी सोचो कितना छोटा एंगल होगा ये। 1 डिग्री इटसेल्फ बहुत छोटा एंगल होता है और उसका भी 1/60th पार्ट। वैसे ही अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं, 1 सेकंड को डिनोट करने का तरीका होता है 1 डबल डैश। तो 1 सेकंड की अगर हम बात करें तो 1 सेकंड क्या होता है, अगर आप 1 मिनट, अब 1 डिग्री की बात नहीं हो रही है, 1 मिनट की बात हो रही है। यहां पर बड़ा एंगल इसलिए बनाया ताकि आप लोग देख सके, मैं समझा सकूं। अदरवाइज 1 मिनट बहुत छोटा एंगल है, ये हम समझ चुके हैं। उस 1 मिनट को आप फिर से 60 पार्ट्स में डिवाइड करते हो। फिर से कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे? 60 पार्ट्स में। तो उसमें से एक पार्ट जो होगा उसे 1 सेकंड कहा जाएगा। यानी 1 मिनट का भी 60 पार्ट को हम 1 सेकंड कहेंगे। यानी IE मीन्स 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट्स में तोड़ा तो ये हो गया 1 मिनट। 1 डिग्री को आपने 60 पार्ट में तोड़ने के बाद एक और बार 60 पार्ट्स में तोड़ा, ये क्या हो गया? 1 सेकेंड। यानी 1/3600 डिग्री इज इक्वल टू 1 सेकेंड। बताइए ये चीज क्लियर है क्या? तो यहां पर हम डायरेक्टली 2 सवाल करते हैं और इन 2 सवाल से आपको डिग्री से स्मॉलर यूनिट मिनट और सेकंड में कैसे कन्वर्जन करेंगे ये क्लियर हो जाएगा। सो पहला सवाल हम यहां सॉल्व कर लेते हैं कि 90 डिग्री 45 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट दिस इन सेकेंड। ओके, तो पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं मुझसे पहले तो वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए, फिर आंसर देखिए। तो अगर हमें इसे सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब मुझे 45 मिनट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, राइट। यानी 45 मिनट का क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 45 इंटू 60 सेकेंड। सेकेंड के लिए डबल डैश। और 90 डिग्री को भी तो सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, 90 डिग्री को पहले मिनट में कन्वर्ट करो। हर एक डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं? 60। और इस मिनट को आप फिर से सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो एक बार और 60 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। यानी 90 डिग्री का मतलब होता है इतने सेकंड, 45 मिनट का मतलब होता है इतने सेकंड। टोटल कितने सेकंड हो गए? प्लस ऐड कर दो दोनों को। फिजिक्स खत्म, मैथ्स चालू। 6 6 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय 9, 6 9 जा 54, 9 3 जा 27, 28 29 30 31 32। ठीक है, 3 2 4 1 2 3 प्लस 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। ओके, सो 2700 ऐड करेंगे। सो दिस इज नॉट आवर इंपॉर्टेंट टास्क। इंपॉर्टेंट टास्क था फिजिक्स, वो समझ में आनी चाहिए। सो इतने सेकंड, दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहां पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। और इन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए मैं आपको फिर से हिंट के तौर पर रिवाइज करा रहा हूं कि
1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, तो आप रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पर कन्वर्ट इनटू डिग्री है तो आपको 15 सेकेंड और 2 मिनट दोनों को ही डिग्री में कन्वर्ट करके 45 को एज इट इज रखना है और तीनों को ऐड कर दो। दैट विल बी द फाइनल आंसर इन डिग्री। तो आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करिए, पॉज करो और पहले सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ो। चलिए, सो अब हम हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। 11th क्लास में एक नया टॉपिक जो आपको दिखेगा, दैट इज डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इन दोनों टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक समझाऊंगा, दैट इज स्लोप। बच्चों, स्लोप क्या चीज़ होता है? हिंदी में हम इसे बोलते हैं ढलान, है ना। आप किसी पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे हो तो स्लोप कम है या ज़्यादा है, ये आप कैसे डिसाइड करते हो? कि ग्राउंड से एंगल कितना ज़्यादा है, इसी को तो आप बोलोगे ढलान ज़्यादा है। अगर ढलान कम होगी दैट मीन्स ग्राउंड से जो एंगल है, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो कम होगा, मतलब ढलान, स्लोप कम है। स्लोप समझ पा रहे हो? स्लोप का मतलब हो गया एंगल कितना है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूँ। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। कोई भी एक रैंडम ग्राफ हम उठा लेते हैं, तो ये एक रैंडम सा मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया। भविष्य में, फ्यूचर में आपको y और x की जगह कोई ना कोई क्वांटिटी दे रखी होगी। 9th क्लास में भी आपने ग्राफ पढ़े हुए हैं, स्पीड टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ऐसी चीज़ें आने वाली है x और y एक्सिस के ऊपर। हम फिलहाल इसे y और x के वेरिएबल टर्म्स में ही स्टडी करेंगे। अब मेरा पहला सवाल, ग्राफ थोड़ा सा मैं ठीक ठाक ऐसा बना देता हूँ। चलो, ये कोई एक सिंपल सा ग्राफ हो गया। इस P पॉइंट पर, है ना, लैंग्वेज को सुनते चलना, लैंग्वेज सुनोगे तभी आपको चीज़ें क्लियर होगी। ये एक पॉइंट है P जो कि ग्राफ के ऊपर है। मुझे इस P पॉइंट पर स्लोप बनाना है, स्लोप बताना है कितना होगा। तो इस स्टेटमेंट को मैं लिख रहा हूं, फाइंड स्लोप एट या ऑन पॉइंट P। ठीक है, सवाल क्लियर है। अब स्लोप कैसे बताया जाता है, ध्यान से सुनिए। आपको किसी भी पॉइंट पर स्लोप बताना है तो आप उस पॉइंट पर पहले बनाएंगे टेंजेंट। टेंजेंट बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। कोई भी ग्राफ है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है तो आप क्या करेंगे, उस पॉइंट से लेफ्ट और राइट साइड पर ग्राफ के ऊपर ही 2 पॉइंट बना दो, बड़े पास पास। लेफ्ट और राइट में बड़े पास पास 2 पॉइंट्स बना दो, उन दोनों पॉइंट को सीधा ज्वाइन कर दो, तो दैट विल बी टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे सर्कल में आपने हमेशा टेंजेंट कैसे बनाया है, कुछ इस तरीके से। भैया, ये टेंजेंट कैसे बनाते थे हम? तरीका क्या होता था? तरीका ये होता है कि इस पॉइंट जहां पर टेंजेंट बनाना है, उस पॉइंट से ऊपर और नीचे सर्कल के ही ऊपर हम 2 पॉइंट्स बनाएंगे P पॉइंट के बड़े आसपास, और उनको हम ज्वाइन कर देंगे। जैसे ही ज्वाइन करोगे एक स्ट्रेट लाइन से, वही टेंजेंट होती है। मेरे ख्याल से टेंजेंट क्लियर होगा। तो आप इस P पॉइंट पर एक टेंजेंट बनाओगे। और हॉरिजॉन्टल कौन है बेटा? हॉरिजॉन्टल मतलब ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? ग्राउंड मतलब x एक्सिस। तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल है, उस एंगल का tan थीटा, इसी को हम स्लोप कहते हैं। स्लोप का मतलब होता है ढलान। ढलान का मतलब कहीं ना कहीं इस एंगल से रिलेशन होता है।
जो हॉरिजॉन्टल के साथ होता है। अब हमने tan ऑफ दैट थीटा ही क्यों लिया है, क्योंकि tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एंगल के साथ साथ tan की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाती है। तो tan थीटा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, स्लोप। क्या यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है, मैं मान करके चलता हूं आपका आंसर हाँ है। इसी बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्लोप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम दो अलग टर्म सीखेंगे। पहले समझेंगे इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता है। इंक्रीजिंग स्लोप क्या चीज होता है, सुनिएगा पहले ध्यान से, बाद में लिखने का काम, एक साथ दोनों काम नहीं होने चाहिए। मेरे पास ना यही ग्राफ है, यही ग्राफ है, ओके। अब जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, y की वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रही है जैसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पर स्लोप के बारे में क्या इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं? स्लोप इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? ठीक है, यहाँ पर मुझे बेसिकली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग क्या है दोनों की ही बारे में समझना है। तो सेम ग्राफ की अगर हम बात करें तो स्लोप बढ़ रहा है या कम हो रहा है जैसे जैसे x बढ़ रहा है उसके साथ साथ, ये परफेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो x जैसे जैसे बढ़ेगा तो ग्राफ के ऊपर पॉइंट भी तो चेंज हो रहा है ना। पहले P1 पॉइंट था, अभी P2 पॉइंट हो गया, फिर P3 पॉइंट हो गया। x के बढ़ने के साथ साथ पॉइंट्स भी तो चेंज हो रहे हैं ग्राफ के ऊपर। इस P1 पॉइंट पे स्लोप कुछ ऐसा था, इस θ1 का tan थीटा, यानी P1 पॉइंट पे स्लोप क्या हो जाएगा, tan θ1। P2 पॉइंट पर अगर हम स्लोप की बात करें तो P2 पॉइंट पर स्लोप क्या चीज़ हो जाएगा, tan θ2। और अगर हम P3 पॉइंट पर स्लोप की बात करें तो P3 पॉइंट पर स्लोप कैसा हो जाएगा, दैट इज tan θ3। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि tan थीटा अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, मतलब एंगल के साथ tan की भी वैल्यू बढ़ती है, तो P1 पॉइंट का स्लोप है tan θ1। θ1 सबसे बड़ा एंगल है। जैसे जैसे ये लाइन इस तरीके से पीछे की तरफ जाएगी तो हॉरिजॉन्टल के साथ तो एंगल छोटा ही हो रहा है ना। ये देखो, जैसे 90 के पास में ज़्यादा है, फिर धीरे धीरे ये लाइन पीछे जा रही है तो इनके बीच का एंगल तो कम हो रहा है ना। ये देखो, एक समय बाद 0, एंगल कम हो रहा है तो tan थीटा की जो टोटल वैल्यू है स्लोप, ये भी तो कम होगा। यानी यहाँ पर आपने टेंजेंट बनाया, फिर टेंजेंट बनाया, फिर टेंजेंट बनाया, एंगल अगर आपका कम हो रहा है मतलब स्लोप क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्या ये चीज़ क्लियर है? याद रखने का एक शॉर्टकट तरीका कि अगर ग्राफ रोते हुए चेहरे का एक हिस्सा है, अब रोता हुआ चेहरा चाहे ऐसा हो या ऐसा हो, दोनों ही रोते चेहरे का हिस्सा है। रोता हुआ चेहरा मतलब स्लोप आपका डिक्रीजिंग होता है। ये याद रखने का तरीका है। चाहे तो पूरा ग्राफ एक साथ बना लो या ये अलग बना लो, ये अलग बना लो, ये तीनों ही चीज़ें रोते हुए चेहरे का हिस्सा है। दैट इज डिक्रीजिंग स्लोप। ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। तो सर इंक्रीजिंग कैसा होता है? इंक्रीजिंग अगला हम देख लेते हैं, हंसता हुआ चेहरा, जस्ट रिवर्स पार्ट। तो यहां पर हम इंक्रीजिंग स्लोप को ऑब्जर्व करते हैं। तो इंक्रीजिंग स्लोप कैसा हो जाएगा सर? इंक्रीजिंग स्लोप का मतलब हो गया हंसता हुआ चेहरा या उसका कोई भी एक हिस्सा। कैसे सर? यहां पर स्लोप बनाओ P1 पॉइंट, फिर P2 पॉइंट पर स्लोप बनाओ, फिर P3 पॉइंट पर स्लोप बनाओ। चेक करेंगे। देखो P1 पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये θ1 एंगल हो जाएगा। P2 पॉइंट पर अगर हम स्लोप बनाते हैं तो कुछ ऐसा θ2 बनेगा, और P3 पॉइंट पर स्लोप बनाते हैं तो कुछ ऐसा
थीटा 3 एंगल बनेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप कितना हो जाएगा, P1 पॉइंट पर स्लोप होगा tan थीटा 1, वैसे ही P2 पर tan थीटा 2, P3 पर tan थीटा 3। थीटा 1 से थीटा 3 तक हम अगर बढ़ते हैं तो एंगल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ऑब्जर्व करके देखो। मेरे ख्याल से इंक्रीज ही हो रहा है। तो अगर एंगल इंक्रीज हो रहा है तो भैया tan थीटा 1 से tan थीटा 2, tan थीटा 3 ये वैल्यू भी तो इंक्रीज होगी, यानी कि यहाँ पर स्लोप दैट इज tan थीटा इंक्रीज हो रहा है। इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप, इसे बोलते हैं डिक्रीजिंग स्लोप। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप लोग ये बताइए, आपको स्लोप समझ में आ गया, इंक्रीजिंग स्लोप समझ में आ गया, डिक्रीजिंग स्लोप समझ में आ गया। एक छोटा सा सवाल कि अगर मेरे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, यहाँ पर मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि स्लोप इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो तो अगर मैंने ऐसा पूछा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आपको कोई दो पॉइंट के बीच में कंपैरिजन करना होता है ना। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस हाईएस्ट पॉइंट पर स्लोप कितना होगा। मैंने ना तो इंक्रीजिंग पूछा है ना डिक्रीजिंग पूछा है, इस पॉइंट पर स्लोप कितना होगा। तो इस पॉइंट पर बच्चों स्लोप के लिए हमें क्या करना होता है कि आपने टेंजेंट बनाया, ये मैंने टेंजेंट बना दिया, पहले ही बना दिया था। इस टेंजेंट का x के साथ एंगल कितना होगा, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइन के बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। यानी ये जो पॉइंट है इसका स्लोप कितना होना चाहिए, दैट इज tan 0 डिग्री। tan 0 कितना होता है, 0। भैया ढलान है कहाँ, ग्राउंड के साथ साथ ही तो है। ग्राउंड के साथ साथ में कौन सी ढलान, कोई ढलान नहीं है, तो 0 ढलान। tan 0 मतलब 0। क्लियर है? ठीक है। तो इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप आपको समझ में आ गया, जीरो स्लोप आपको समझ में आ गया। अगला हम आते हैं पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, नेगेटिव स्लोप क्या होता है। तो आप लोग लिखते चलें पॉज करके। तो अब हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप की। ये सारी चीज़ें हमने देख ली कि इंक्रीजिंग स्लोप क्या होता है, डिक्रीजिंग स्लोप क्या होता है, स्लोप इटसेल्फ क्या होता है, जीरो स्लोप कब होता है। सो पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या हो जाएगा, देखो स्लोप तो हमें पता ही है। अगर कोई ग्राफ है, किसी पॉइंट पर स्लोप का मतलब होता है टेंजेंट बनाओ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसका एंगल कितना है, उसका tan थीटा विल रिप्रेजेंट स्लोप। तो अगर थीटा 90 या 90 से छोटा है, 90 से छोटा ही बोलेंगे, 90 के बराबर नहीं, 90 से छोटा है, तो tan थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। 0 से 90 के बीच में tan की वैल्यू होती है पॉजिटिव। और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा है तो tan थीटा यानी कि स्लोप आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप कब होते हैं, एंगल पर डिपेंड करेगा। 0 से 90 पॉजिटिव स्लोप, 90 से 180 नेगेटिव स्लोप। 90 पर हम स्लोप डिफाइन नहीं करते हैं। tan 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोल सकते हो आप। सो दिस इज ऑल अबाउट स्लोप। मेरे ख्याल से आपको स्लोप के बारे में ठीक ठाक इंफॉर्मेशन समझ में आ गई है। मैं एक लास्ट चीज़ और ऐड करूंगा इसके अंदर ताकि आपको डिफरेंशिएशन और बेटर तरीके से समझ में आए। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लिख चुके हैं। एक बहुत ही छोटी सी इंफॉर्मेशन बट बड़ी काम की इंफॉर्मेशन। सो अभी तक हम स्लोप को समझ चुके हैं। तो कोई भी एक रैंडम सा हमने ग्राफ बनाया, इस पॉइंट पर आपने स्लोप कैसे निकाला, टेंजेंट बना करके उस एंगल का tan थीटा, यानी tan थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, स्लोप।
टेन थीटा का मतलब क्या होता है? टेन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद है क्या? आई थिंक याद होगा। इस पॉइंट पर आप एक काम करिए, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाइए, एक वर्टिकल लाइन बनाइए जो कि एक्स और वाई के पैरेलल होगी। अगर ये एंगल थीटा है तो क्या इस टेंजेंट को मैं डार्क कर देता हूं, क्या ये वाला एंगल भी हमारा थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? तो इस पॉइंट पर थीटा एंगल ये भी है। इस पॉइंट को मैं ज़रा जूम करके यहाँ पर बनाता हूँ। ये हमारा पॉइंट था, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से टेंजेंट बनाया था। टेंजेंट बनाने का तरीका क्या होता है? आजू बाजू में दो पॉइंट्स को अगर आप जॉइन करके स्ट्रेट लाइन बना देते हो तो इसी को टेंजेंट कहा जाता है। इस पॉइंट पर मैंने अगर हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी तो ये एंगल भी थीटा को ही रिप्रेजेंट करता है। यही तो अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर अगर इस टेंजेंट और एक वर्टिकल लाइन बना देता हूं तो क्या यहां पर ये एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है? क्या आपको ये छोटा सा ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? इस छोटे से ट्राइंगल में ये एरिया कितना, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, है ना? वर्टिकल हाइट को आप क्या बोल सकते हो? वर्टिकल हाइट को हम छोटा सा y के अंदर का बदलाव, चेंज बोल सकते हैं, है ना? चेंज इन y। मान लो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट है 10, x कोऑर्डिनेट कुछ 5 है, y कोऑर्डिनेट कुछ 10 है। अगर मैं इसे जूम करके ये डायग्राम पर आता हूं तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर 10 है y कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 10 प्लस छोटा सा वैल्यू, छोटा सा वैल्यू, हाँ या ना? यानी ये जो लेंथ होगी वो लेंथ कितनी होगी? छोटा सा वैल्यू ही तो होगी। यानी y के अंदर 10 के अंदर प्लस 0.001 अगर हमने किया तो वही जो छोटा सा चेंज है ये वही तो लेंथ होगी, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही तो है। यानी इसे आप चेंज इन y बोल सकते हो। दिस इज चेंज इन y, छोटा चेंज इन y। कौन सा? छोटा चेंज इन y। और छोटे चेंज के लिए हम हमेशा d, स्मॉल d रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान रखना, बड़ा चेंज कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा y या डेल्टा x या डेल्टा t, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। और छोटा चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे रिप्रेजेंट करते हैं dx, dy, dz, इस तरीके से। स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल चेंज के लिए। तो ये छोटा सा चेंज क्या लिखेंगे? dy। x में जो छोटा सा चेंज है, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट कितना है? 5। यहाँ से इस पॉइंट तक जाने के लिए x में भी छोटा सा चेंज आया होगा। इसे क्या लिख सकते हो आप? x में छोटा सा चेंज, हाँ या ना? यानी टेन थीटा को आप इस ट्राइंगल से और क्या लिख सकते हो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस dy बाई dx। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर आप यहाँ तक समझ गए हैं तो बधाई हो, आप डिफरेंशिएशन की पहली कड़ी को समझ चुके हैं। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे और अंत में इसे और डिफरेंशिएशन को एक साथ जोड़ेंगे। तो यहां तक नोट कर लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, और 11th क्लास के सबसे बढ़िया अच्छे टॉपिक के ऊपर, नया टॉपिक दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन को हम बेसिक से लगा करके एकदम बढ़िया डिफिकल्ट लेवल तक पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन होता क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहीं पर आती है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन। देखो, डिफरेंशिएशन कहाँ पर काम आता है, कैसे बना है, क्यों बना है, ये सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे। पहले आप कैसे यूज़ किया जाता है ये चीज़ समझो, ठीक है।
धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। तो डिफरेंशिएशन देखो क्या चीज़ है। डिफरेंशिएशन ना बेसिकली एक मशीन होती है, कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। जैसे मैथ्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ब्ला 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 बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, वैसे ही यहाँ पर मैथ्स के अंदर एक मशीन और है। जैसे 5 + 2 क्या हो गया 7। प्लस क्या चीज़ है, एक मशीन ही तो है। इस मशीन के अंदर आपने 2 इनपुट को डाला तो आउटपुट कुछ निकल करके आ गया, तो मशीन ही तो हुई प्लस माइनस। वैसे ही डिफरेंशिएशन को कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये एक मशीन है, इस मशीन के अंदर आपको कुछ प्लेस करना पड़ेगा, जिसे हम बोलेंगे इनपुट। इसे क्या बोलेंगे हम, इनपुट, ठीक है। और अगर इस मशीन के अंदर आपने कुछ इनपुट को प्लेस किया तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। बताओ पहले ये चीज़ क्लियर है क्या, डिफरेंशिएशन को बनाया कैसे जाता है। कुछ भी लिख सकते हैं, d/dx ऑफ y भी लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, fy लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। ये एक मशीन है। मशीन कितनी है बच्चों, ये एक मशीन है। d/dx क्या बोलते हैं इसे, d/dx। और यहाँ पर एक ब्रैकेट है जिसके अंदर कोई इनपुट आएगा और ये मशीन इस इनपुट के ऊपर काम करेगी और आउटपुट में कुछ आंसर देने वाली है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। दूसरी चीज़, सर इसे प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। इसको प्रोनाउंस बोलने के ना 2 तरीके हैं। पहला एकदम प्रॉपर तरीका होता है, जैसे अंदर जो हमने इनपुट लिखा है उसे y बोल दें थोड़ी देर के लिए, तो उसको प्रोनाउंस करने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y। आप y का डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन एक मशीन है, y के ऊपर ये मशीन अप्लाई कर रहे हो। डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। प्रोनाउंस करना समझ में आ रहा है, कैसे प्रोनाउंस करोगे। आपको y का डिफरेंशिएशन करना है, किसी के रेस्पेक्ट में करना होता है। यहाँ पर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो। वैसे ही अगर मैंने लिखा d/dt ऑफ ft, ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ft का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ ft यानी फंक्शन ऑफ टाइम, समझेंगे इसको थोड़ी देर बाद में, विद रेस्पेक्ट टू t, है ना। यहाँ पर d/d ये तो मशीन है, स्मॉल t किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है वो चीज़ लिखी है। यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था, यहाँ पर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। और एग्जांपल dk/dp, यहाँ पर k का डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, p के रेस्पेक्ट में। मेरे ख्याल से अभी आपको समझ में आ गया प्रोनाउंस कैसे किया जाता है। और इसका एक बड़ा छोटा तरीका होता है बोलने का। छोटा तरीका क्या होता है, जैसे इसे छोटे रूप में क्या बोला जाएगा, d/dx, ठीक है, dy/dx। बड़ा छोटा तरीका है बोलने का, है ना, dy/dx ये बोलने का तरीका है सिर्फ, है ना। ये कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होता है। मीनिंग होता है ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, वेरी गुड। अब हम आते हैं रूल्स के ऊपर, नियम के ऊपर। क्या क्या नियम होते हैं डिफरेंशिएशन के अंदर। सो डिफरेंशिएशन में सबसे बेसिक रूल्स होते हैं। पहला नियम ये है कि अगर आप x का ही डिफरेंशिएशन करोगे x के साथ तो आंसर आएगा 1, पहला नियम। अब जब आप डिफरेंशिएट करते हो ना बच्चों, जैसे हमने x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन लिखा जाता है। अब ध्यान से सुनना, हर एक चीज़ लिखने का काम बाद में करना। यहाँ पर एक फंक्शन लिखा जाएगा
तो ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर x का ही फंक्शन लिखा जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। मतलब वेरिएबल x ही होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में आपने डिफरेंशिएट किया है। अगर ऐसा होगा तभी आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। यानी यहाँ पर जो भी फंक्शन लिखा जाएगा वो x का ही फंक्शन होना चाहिए। इसे मिला करके भले ही आप y बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट y को जब आप एक्सपेंड करो तो वो x के ही वेरिएबल में होना चाहिए, सेम वेरिएबल, देन ओनली इट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। क्लियर है? ठीक है। तो अगर यहां पर मैंने फंक्शन लिखा है केवल x, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 1। अगर मेरे पास ऐसा कोई टर्म है कि x की पावर n लिखा हुआ है, n एक नंबर है, कांस्टेंट नंबर, मैं साथ साथ ना एग्जाम्पल भी लिखता हुआ चलूंगा। जैसे x की पावर 6 का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि आप जो पावर है उसे नीचे मल्टीप्लाई में लेकर के आ जाओ, x के बगल में यहां पर मल्टीप्लाई के साथ लिख दो। n जो पावर में था उसे मैंने x के बगल में मल्टीप्लाई में डाल दिया और x की पावर में n में से 1 कम कर दिया। एग्जाम्पल पे आते हैं। x की पावर 6 का डिफरेंशिएशन करना था, जो पावर है ना 6 उसे मैंने नीचे ले लिया और x की पावर में पहले से 6 माइनस 1, जो भी पावर है -1, कितना आ गया? 6x की पावर 5। आंसर खत्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम होता है डिफरेंशिएशन का। एक एग्जाम्पल और देखें, चलो एक और एग्जाम्पल, d/dx ऑफ x की पावर, सर -3 लेके दिखाना एक बार। -3 में क्या होता है? नियम सेम है भैया, नियम में तो कोई चेंजेस होने नहीं है। जो पावर थी उसे पूरा का पूरा नीचे लेकर के आ जाओ, ब्रैकेट लगा देना ताकि आप कुछ प्लस माइनस नहीं कर देना इसके साथ, है ना, पूरा ब्रैकेट में। x की पावर पहले से क्या था? -3 पहले से था, पहले से जो पावर है उसमें क्या करना है? -1 करना है। तो कितना हो गया? -3 x की पावर -4। दिस इज द आंसर। खत्म। बताओ ये नियम समझ में आया क्या? मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। ठीक है। अगला नियम, अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है k x की पावर n का, मतलब ये कोई अलग नियम नहीं है पर मैं आपको एक नियम बना करके ही बता रहा हूं। जैसे एग्जाम्पल कि 5x की पावर 2 का मुझे डिफरेंशिएशन करना है ना। k भी एक कांस्टेंट है, n भी एक कांस्टेंट है, अलग अलग कांस्टेंट है, एक 5 है एक 2 है। तो इसमें जो पहले से मल्टीप्लाई में नंबर है उसे तो आप बाहर भेज सकते हो, मशीन के बाहर भेज सकते हो। तो मशीन के बाहर भेज दिया तो इसका डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर k को मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। नंबर होता है ना कोई पहले से मल्टीप्लाई में है तो उसे बाहर भेज दो, बचे कुचे का डिफरेंशिएशन करके इसके साथ मल्टीप्लाई। जैसे यहां पर 5 को मैंने भेज दिया बाहर, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 2 नीचे, x की पावर 2 -1 यानी 2x की पावर 1। ये 5 पहले से बाहर था तो इस 5 को इस पूरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए, 5 2 = 10 और x की पावर 1 मतलब x। क्या ये नियम भी क्लियर है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहां पर k एक फ्रैक्शन है, नेगेटिव नंबर है, कुछ भी है, कांस्टेंट है ना, तो उसे बाहर भेज दो, खत्म बात। क्लियर है? अगला नियम, अगर मेरे पास एक से ज़्यादा टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है और ऐसे ही बहुत सारे टर्म्स हैं और इन सभी का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इन सभी को अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। जैसे
2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 3 को हम 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर मशीन लगी हुई है, अंदर दो टर्म्स हैं, मशीन को दोनों के साथ अलग अलग आप सॉल्व कर सकते हैं, बीच में प्लस साइन लग जाएगा। बड़ा सिंपल सा नियम है। बताइए यहां तक के नियम आपको क्लियर है क्या? तो यहां तक के नियम आप नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आप लोग पॉज करके लिखिए। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स देख लें इन्हीं रूल्स के ऊपर, फटाफट से देखते हैं। देखो पहला एग्जांपल, मुझे डिफरेंशिएशन करना है t की पावर 5 माइनस 6 t की पावर 2 प्लस 8 t की पावर माइनस 3। रैंडम सा कोई क्वेश्चन बना दिया मैंने। ठीक है, एक काम करते हैं, इसे 2/3 ले लेता हूं और बताओ और क्या डिफिकल्ट आप चीज़ कर सकते हो इन्हीं नियम को लेकर के, है ना। मैंने यहाँ पर भी माइनस लगा दिया, पावर में भी 2/3 कर दिया, पावर में -3 भी कर दिया, है ना, 5 भी कर दिया, कोफिशिएंट भी लगा दिया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन सारे टर्म्स को आप अलग अलग लिख सकते हो। पहला आप ये चेक कर लेना कि यहाँ पर वेरिएबल t है तो t के ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। फिर इन तीनों टर्म्स को अलग अलग कर दो। t की पावर 5 को अलग सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट। -6 t की पावर 2/3 को अलग सॉल्व करेंगे। 8 t की पावर -3 को अलग से सॉल्व करेंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे। t की पावर 5 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बच्चों? 5 नीचे, t की पावर पहले से 5 था उसमें -1 प्लस -6 को आप बाहर लिख दो और t की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन कर दो। t की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन कर दो, प्लस माइनस मिलकर के -6 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर 2/3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2/3 जो पावर में था उसे नीचे लेकर के आ गए मल्टीप्लाई में, और t की पावर में 2/3 में हमेशा -1 करना है, हमेशा। ठीक है, क्लियर है? कितना हो जाएगा? 3 2 6 और -4 t की पावर -1/3। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 -3/3 यानी -1/3। इससे पहले क्या लिखा हुआ था? 5 t की पावर 5 -1 4, और लास्ट वाला टर्म कितना हो जाएगा? 8 बाहर और t की पावर -3 का डिफरेंशिएशन, यानी +8 मल्टीप्लाइड बाय -3 नीचे, t की पावर -3 -1। ध्यान देना यहाँ पर आप ब्रैकेट लगाएं, नहीं तो 8 -3 करके आप कहीं 5 लिख के मत आ जाना। ये 8 3 जा 24 माइनस साइन के साथ -24 t की पावर -4 आएगा। दिस इज द आंसर। क्या ये चीज क्लियर है? बड़े आसान से नियम है, बस एक बार आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है तो बड़ा आसान हो जाएगा डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये तो कुछ नियम है टर्म्स के बीच में। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन थीटा का अगर मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो होना चाहिए, यहाँ पर थीटा के ही रेस्पेक्ट में है, वेरिएबल भी थीटा है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। याद रखना है, क्यों नहीं पूछना है, वो मैथ्स वाले बच्चों का काम है, मैथ्स वाले सब्जेक्ट का काम है। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। अगला डिफरेंशिएशन ऑफ टेन थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये तीन नियम हमारे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा काम में आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के।
और हम अगले 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डिफरेंशिएशन देख लेते हैं, बट वो ज़्यादा काम में आने नहीं है। सो अगला है कॉसेक थीटा का डिफरेंशिएशन, दैट इज माइनस कॉसेक थीटा कॉट थीटा। अगला आएगा सेक थीटा का डिफरेंशिएशन, दैट इज सेक थीटा टेन थीटा। मल्टीप्लाई में फॉर्मूले हैं बेटा, याद रखना है। और ये 3 तो वैसे भी आपको याद नहीं रखने हैं। अगर आप जेई के स्टूडेंट हैं तो आपको याद रखना है, वो तो आप वैसे भी मैथ्स में याद रखेंगे। नीट वाले बच्चों को मैं प्रेफर नहीं करता कि आप छोड़ें, कोशिश करो कि आप याद कर लो, बट नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। टेन थीटा के लिए माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नियम हो जाते हैं, ये आपको याद रखना है, दीज आर इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। इसके बाद ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। अगर आपको ln x क्या चीज़ होता है सर, ये बेटा बेसिकली लॉग जिसका बेस e नेचुरल बेस होता है उसे बोला जाता है ln, है ना। तो ये ln कोई अलग चीज़ नहीं है, लॉग को ही हम ln लिखते हैं अगर बेस नेचुरल होता है e के बराबर, दैट इज 2.71। e की वैल्यू कितनी होती है 2.71 ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत लंबी सी वैल्यू होती है इनफाइनाइट डिजिट तक की। तो हम स्टार्टिंग के सिर्फ 2 डिजिट तक याद रखेंगे 2.71। इसे नेचुरल बेस बोला जाता है और लॉग के बेस में अगर e है तो इसे ln लिखा जाता है। तो ln का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। लॉग के बारे में अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं बेसिक मैथ का एक वीडियो और बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक मैथ का, प्लस माइनस को लेकर के, मल्टीप्लाई डिवाइड एलसीएम, इन सारी चीज़ों को लेकर के एक वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं लॉग को भी इंट्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कहीं पर भी आपको ln x दिखाई देगा, उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। अगर आपको e की पावर x कहीं पर दिखाई देता है तो इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x ही हो जाएगा। क्या यहां तक क्लियर है? ये सारे फॉर्मूलेज हैं जो आपको रटने हैं, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है। ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां साइड में लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x। ये क्या था, e की पावर x, e की वैल्यू होती है नेचुरल बेस 2.71। a कुछ भी हो सकता है ना, a यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x ln a, याद रखना है। ठीक है, ओके, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको डिफरेंशिएशन में काफ़ी सारी चीज़ें समझनी है। चेन रूल हो गया, मल्टीप्लिकेशन रूल हो गया, डिवीजन रूल हो गया, 3 बड़ी बड़ी चीज़ें अभी आपको सीखनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सवाल आपको देता हूं, आप लोग इन सवालों को ट्राई करिएगा। तो ये कुछ सवाल हैं जिसे आप प्रैक्टिस के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे इस सवाल के अंदर रूट x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर आपको रूट x का डिफरेंशिएशन करना है, दैट मीन्स आपको x की पावर हाफ का डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा, हाफ नीचे, x की पावर हाफ -1, यानी 1/2 x की पावर -हाफ। x की पावर -हाफ का मतलब होता है x की पावर हाफ नीचे की तरफ 1 में चला जाएगा तो ये पावर माइनस से हट करके पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 पहले से है
मतलब 1/2√x, ये होता है डिफरेंशिएशन रूट x का। वैसे ही अगर मुझे केवल इस 1/x वाले टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, मैं पूरा सवाल सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं इस सवाल में से केवल 1/x जहां डिफिकल्टी फेस आपको हो सकती है वो वाले पॉइंट्स बता रहा हूं। 1/x का मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, -1 नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगा और x की पावर -1 में एक -1 और ऐड हो जाएगा। सो -x की पावर -2 यानी -1/x², ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x। इस तरीके से आप बाकी सारे सवालों को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं चेन रूल के ऊपर, और चेन रूल में काफ़ी बच्चों को आती है दिक्कत, और चेन रूल यकीन मानिए काफ़ी इजी है, बहुत ही इजी तरीका होता है चेन रूल से सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम समझते हैं चेन रूल कैसे सवालों पे अप्लाई किया जाता है। जब भी आपको एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन दिया हो, जैसे एग्जाम्पल आपको साइन के अंदर ln x दूसरा फंक्शन दे रखा है, या फिर आपको ln के अंदर 5x² + 3 दूसरा फंक्शन दे रखा है, या फिर e⁻x की जगह 5x + 4 दे रखा है। समझ रहे हैं, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन, ऐसी कंडीशन में आपको चेन रूल अप्लाई करना पड़ता है। अब चेन रूल सर अप्लाई कैसे करें? अगर मैं आपको बिना इस नियम को समझे बोलूं कि इनका डिफरेंशिएशन करके बताइए, तो क्या आप इन सभी का डिफरेंशिएशन कर पाएंगे? क्या इन सभी का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है बिना चेन रूल के? नहीं। तो सर फिर बताइए दो चेन रूल होता क्या है ना? अगर मैं एक सिंपल सा सवाल भी आपसे पूछूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x की जगह सिर्फ 5x लिख दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम ये भी नहीं बता सकते हैं बिना चेन रूल के। तो सर करना क्या है? आओ इस सिंपल से सवाल को एग्जाम्पल के तौर पर ले करके हम समझते हैं चेन रूल कैसे अप्लाई किया जाता है। देखिए, नियम सेम रहेंगे सभी के लिए, कोई सा भी सवाल हो नियम हमेशा सेम रहेंगे। तो अगर मेरे पास sin 5x एक वैल्यू है, एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन करना है x के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व करो कि ये कौन से फंक्शन के जैसा आपको लग रहा है। आपको ये sin x के जैसा लग रहा है? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, पर यहाँ पर sin x की जगह 5x लिखा हुआ है, इसलिए दिक्कत आ रही है। x की जगह क्या लिखा हुआ है? 5x। दिक्कत तो इसीलिए आ रही है ना। आप एक काम करिए, इस 5x को मिला करके p लिख दो। क्या लिख दो? p। तो अगली स्टेप में मैं लिख देता हूं, मैंने साइन यहां पर लिखो 5x को क्या मान लिया? p मान लिया। साइड में लिख भी देता हूं। अब ध्यान से देखिए, क्या आप साइन p का डिफरेंशिएशन कर सकते हो? अरे हाँ, cos p कर सकते हैं ना, पर p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तभी। यहां पर क्या लिखा हुआ है? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। यार ये तो ध्यान ही नहीं दिया। तो आप p को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। सर क्या करें फिर? एक काम करते हैं, यहां पर dp और dp से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड, मैथ्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर आप इन दोनों को एक्सचेंज कर लो, तो d/dp ऑफ साइन p मल्टीप्लाइड बाय dp/dx, क्या ऐसा लिख सकते हैं एक्सचेंज करने के बाद? हाँ सर, लिख तो सकते हैं। अब देखो, साइन p को p के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। हाँ, ये तो कर सकते हैं। कितना होता है? cos p। हाँ ठीक है, सही बात है।
सर ये देखो ना सर, यहाँ पे फंस गए, आपने एक्सचेंज तो कर दिया बट ये फिर से अटक गए। p को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कैसे करें? एक काम करो बेटा, p की वैल्यू क्या थी? 5x थी ना, प्लेस कर दो ना, क्या दिक्कत है? 5x और p एक ही तो बात है, 5x को ही तो p माना है, तो अब चाहे p लिखो या 5x लिखो, बात तो बराबर है। तो अगर p की जगह वापस से 5x लिखने पर अगर आपका काम चल रहा है तो चलाओ ना काम, क्या दिक्कत है? मैथ्स ही तो है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 5x करना है। 5x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा? 5 तो बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1, dx बाई डी कितना होता है? 1, मल्टीप्लाई बाय 1 लिखूं क्या? ज़रूरत नहीं है। तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 5। यहाँ पर क्या बचा था? cos p। अब p तो एक ऐसा वेरिएबल है जो आपने माना हुआ है, तो आंसर देने के लिए आप p की वापस से वैल्यू प्लेस कर दो ना, क्या दिक्कत है? और प्रॉपर लिखने के लिए 5 cos 5x। कई बच्चे इस 5 को p के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसी गलती ना करिएगा। ये पूरा 5 cos p के साथ मल्टीप्लाई में है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए लास्ट में हमने इस 5 को पहले लिख दिया और cos के साथ जो ऑलरेडी 5x है वो लिखा हुआ है। क्या यहां तक चीज समझ में आती है? लिख लो। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, इन्हीं में से कोई एग्जाम्पल देखें। ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है? ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो शुरू करते हैं। आप लोग अगर चाहें, आपको चेन रूल अगर समझ में आ गया तो आप रोक करके वीडियो को ये कोशिश कर सकते हो सवाल सॉल्व करने की। अगर लगता है कि सर एक दो सवाल और हम कर लेंगे आपके साथ, उसके बाद हम शायद कर सकें, तो मैं आपको प्रैक्टिस के सवाल दूंगा, वो आप कर लेना। देखिए यहाँ पर मुझे पहले से क्या पता है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है कॉस थीटा। अब यहाँ पर साइन थीटा की जगह कौन आ गया? ln x आ गया। तो ln x को क्या मान लेते हैं? p मान लो। ln x को आप क्या मान लेते हैं? p मान लो। लेट, ठीक है। इस पूरे को आप क्या लिख सकते हैं? d बाई डी एक्स ऑफ साइन p। p को x से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तो p dp और dp से मल्टीप्लाई डिवाइड n, इसके बाद करेंगे आप एक्सचेंज, क्योंकि एक्सचेंज किए बिना आप p साइन p को p से कैसे डिफरेंशिएट करोगे? अब कर सकते हैं। साइन p का cos p मल्टीप्लाइड बाय dp अपॉन dx सॉल्व नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, p की वैल्यू डाल देते हैं। p की वैल्यू कितनी है? ln x। अरे हाँ सर, अब तो ये सॉल्व हो रहा है। ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और पहले से क्या लिखा है? cos p की वैल्यू ln x। ऑल ओवर अगर हम देखें तो आंसर कितना आ गया? cos ln x डिवाइडेड बाय x। ये हो चुका है इसका फाइनल आंसर। इसी तरीके से मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं, आप उन होमवर्क को सॉल्व करिए। और वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो हम अगले वीडियो के अंदर डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल को इंक्लूड करते हुए इंटीग्रेशन वाले पार्ट पर आएंगे, और फिर हम वेक्टर्स चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। तो पहले आप इन सवालों को सॉल्व करिए। तो ये कुछ सवाल हैं, आप प्रैक्टिस के लिए इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। इनके आंसर्स आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनके आंसर्स हम डिस्कस करेंगे और आगे मूव ऑन करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे वीडियोस को, फॉलो करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए वीडियो को। थैंक यू।